वेलकम बैक। सियासतगरी विद नईम मसूद कि मरकज़ को दफा पे बहुत खर्च करना पड़ता है। मरकज़ को और भी कई मसाइल हैं, कई तूफ़ान खेजी आ जाती हैं, सियासी, गैर सियासी, मुआशरती या मौसमी, उन पे भी उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है या ख़र्च करना पड़ता है मरकज़ को। लेकिन इस हद तक तो वो ठीक है कि मरकज़ से गलतियाँ बड़ी हुई हैं। आप क्या कहते हैं? आप इत्तेफाक करते हैं शराफत राणा से? राणा साहब की बहुत सारी बातें कहने के एप्लीकेबल हैं, अच्छी बातें हैं। अब जो एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है पाकिस्तान में, अब देखें कि आजकल सोशल मीडिया पे शोर है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कहने इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश और इंडिया। क्यों नहीं कहते कि लेवी बहुत ले रहा है? मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी। अब इशू ये है कि बांग्लादेश के अंदर जो ऑयल प्राइसेस हैं वो 16 ऑन एवरेज 16 से 17% ज़्यादा हुई हैं और इंडिया के अंदर ऑयल प्राइसेस में ज़ीरो चेंज। अब रीज़न क्या है उसकी बैक पे कि इंडिया के पास स्ट्रेटजिक क्रूड ऑयल और पेट्रोल जो है उसके रिजर्व्स हैं और पाकिस्तान के पास जो है कि एक दिन का भी रिजर्व नहीं है और जो रिजर्व गवर्नमेंट शो करवाती है वो प्राइवेट कंपनियों के हैं। लिहाजा वबा कहीं आए, आफत कहीं आए, जंग कहीं लगे, उससे सबसे पहले पाकिस्तान इफेक्ट होता है। इसलिए इफेक्ट होता है कि इसके पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं हैं। अच्छा, जब आपका पेट्रोल ज़्यादा होगा, आपकी इनपुट प्राइसेस ज़्यादा होंगी, आप जो एरिया इस इलाके की जो मईशत जो है उसके साथ आप कम्पीट नहीं कर सकते। यानी आप इंडिया के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। वहाँ इनपुट्स जो हैं, ये यूटिलिटीज़ जो हैं ये सस्ती हैं। बांग्लादेश में भी ऐसा है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे इख्तलाफ करूँगा कि अब जो डेट लिया था उस वक्त तो 18th अमेंडमेंट नहीं थी, डेट आज तो नहीं लिया ना। अब जो डेट रीपेमेंट करनी पड़ रही है मरकज़ को, वो कहाँ से करे और उसके लिए वो मज़ीद डेट ले रहा है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है जिसमें सूबे जो हैं, सूबे की जो गवर्नमेंट है उसकी प्रायोरिटी होती है कि इलेक्शन एजेंडा। वो जो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोग्राम हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर बड़े डैम बनने चाहिए, वो कौन बनाएगा? वो मरकज़ ने इनिशिएटिव लेना है। जी लगारी साहब, बात तकनीकी बुनियादों पे साबिक़ वज़ीर ममलकत चौधरी जाफ़र इकबाल हमें ज्वाइन नहीं कर पाए। मुमकिन है वो कर लें, लेकिन अल्लाह बख्श लगारी साहब, आपने शराफत राणा की बातें सुनी, आपने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अफजल चौधरी की बातें सुनी। आप मुझे बताएं, आपको कितने % यकीन है कि वाक़यातन 28वीं जो तरमीम आ रही है, इस तरमीम में NFC अवार्ड को उड़ाया जाएगा और पीपल्स पार्टी बर्दाश्त कर लेगी? मेरा तो नहीं ख्याल कि NFC अवार्ड को उड़ाने पे पीपल्स पार्टी बर्दाश्त करे और पीपल्स पार्टी जो सूबों को खुद मुख्तारी देने की अलंबरदार जमात है वो इस पे भी वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मुझे कभी कभी अल्लाह बख्श लगारी ऐसे लगता है कि कोई और ही बात होगी, अदालतों के मुतल्लक, इंतखाबात के मुतल्लक, असम्बली के मुतल्लक, शायद वो NFC अवार्ड के मुतल्लक या सूबों से खुद मुख्तारी छीनने के मुतल्लक नहीं होगी। आप क्या कहते हैं? आप कैसे सोचते हैं? जी सर, अभी तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ बातें जो है ना जी वो चल रही हैं, मुख्तलिफ हवालों से लोग पेशिन गोइयाँ कर रहे हैं। प्रपोज जो है वो अमेंडमेंट जो है वो मीडिया पे भी आ रही है और उसमें ज़ाहिर है जो अभी तक चीज़ है कि रेजिस्टेंस जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी कर रही है जी कि जी ये जो जिस तरह NFC अवार्ड पहले से एक कंसेंसस है तो उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे सूबे मज़ीद जो है ना जी वो हों। और देखें, एक जो सबसे अहम बात जो वहाँ पे आ रही है जिस पर रेजिस्टेंस मेरा ख्याल पीपल पार्टी ज़्यादा कर रही है जी, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे मज़ीद सूबे बनाना। तो इस पे भी आप देखें कि ये भी एक प्रपोज चीज़ें जो है ना जी वो आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल पार्टी तो अपनी आखिरी हद तक जो है वो रजिस्ट करेगी। अच्छा, मुझे अल्लाह बख्श लगारी लगता नहीं कि 28वीं जो तरमीम है उसमें हम मज़ीद सूबे बनाने की तरफ भी इतना यका आ जाएंगे। हो सकता है आपकी बात ठीक हो, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि इससे तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सर देखें, अभी ड्राफ्ट तो कहीं किसी के पास भी नहीं है जी। अभी तो माज अफवाहें हैं या एक प्रपोज जो चीज़ें जो है ना जी वो चल रही हैं, फीलर भी कह सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी हम इन चीज़ों को फ्लोट करें और उसके बाद अवामी या पब्लिक रिएक्शन देखें। तो ये चीज़ें भी इस तरह चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इसमें देखेगी कि उसकी का जो कोर एरिया है, जिस तरह सूबा सिंध है,
उसका मफाद जो है वो कहीं इस तरह ना हो कि जहाँ से उनको का वोट बैंक जो है वो मुतासर हो। लेकिन पीपल्स पार्टी अल्लाह बख्श लगारी सिर्फ सूबे के मफादात पे बात नहीं करती, वो मरकज़ के मफादात पे, खारजा अमूर पे भी सोचती है, आइन साजी तरामीम पे भी वो सोचती है, वो दफा पे भी सोचती है। तो क्या आपको लगता है कि वो उनके अंदर जो खदशात हैं या जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ड्यू टू सिंध हैं सिर्फ? नहीं सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सूबाई हवालों से जो जिस तरह बात हो रही है कि एनएफसी के हवाले से और सूबों के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न के हवाले से, बाकी तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी जो भी अगर प्रपोज कोई ऐसी चीज़ सामने आती है तो उस पर बात तो हतमी उसी वक्त की जा सकती है जब कोई अमेंडमेंट आपके सामने आएगी, जब वो असम्बली के अंदर पेश होगी। अच्छा, मेरा एक छोटा सा वन लाइनर जवाब चाहिए आपका, फिर मैं डॉक्टर अमजद बुखारी की तरफ मुल्तान जाऊँगा। आप मुझे ये बताएं कि बहसीयत कानूनदान अल्लाह बख्श लगारी एडवोकेट, क्या वो समझते हैं कि एनएफसी अवार्ड पर कोई चोट लगनी चाहिए 28वीं तरमीम पे? नहीं सर, मैं ये कहता हूँ या मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि जिन चीज़ों पे इत्तेफाक हो चुका हुआ है उसको मज़ीद ना छेड़ा जाए। तरमीम दर तरमीम से आप आइन को, मुल्क को कमज़ोर करते हैं, उससे बेहतरी नहीं आई। मेरा तो ये बड़ा असूली सा मौक़िफ़ है। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सियासत गरी नईम मसूद के साथ, और हम बात कर रहे हैं उन खदशात की, उन तहफ़्फ़ुज़ात की जो जुड़े हुए हैं आने वाली मतवक्का 28वीं तरमीम पे। अभी हमें छोटी सी ब्रेक पे जाना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डॉक्टर अमजद बुखारी को मुल्तान से ज्वाइन करवाएंगे और उनसे बात करेंगे। वो पीपल्स पार्टी के गढ़ में भी रहते हैं और आजकल उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया है साउथ से रिलेटेड, तो वो बहुत सारे बुजुर्ग सियासतदानों से और यंग सियासतदानों से इस पे काम भी कर रहे हैं, इस पे बात भी कर रहे हैं 28वीं तरमीम पे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।